अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके हाजिर हुई हूँ हॉरर कहानियों में सरताज कहानी, जो कि सुनने वालों को बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर देगी। बला का खात्मा। कैट जब भी बोरियत का शिकार होती तो वो इस आलीशान बंगले के पीछे बने बाग में चहलकदमी के लिए निकल आती, क्योंकि इसे बड़े बंगले में वो वाहिद गोशा ही इसे पुरसुकून जगह महसूस होती थी। वैसे तो इस बंगले में रहने वाले सभी अफराद इसके अपने थे और वो सब इसे जी जान से चाहते थे, मगर इस दुनिया में वालिदैन से बढ़ के करीबी और मुखलिस रिश्ता कोई और नहीं होता। इसलिए इसे जब भी अपने मरहूम वालिदैन की याद सताती तो वो इस बागीचे में निकल आती और इस बाग में मौजूद तमाम दरख्त पौधे इसे अपना गम गुस्सार और हमदर्द महसूस होते। इतने अरसे बाद आज फिर इसे अपने वालिदैन की शिद्दत से कमी महसूस हो रही थी। इंसान भी कितनी अजीब चीज़ है, पूरी ज़िंदगी खुशियों की ख्वाहिश में गुजार देता है और ये भूल जाता है कि खुशियाँ अपनों के ही वजह से होती हैं। जब अपने करीबी भी अपने पास ना हो तो बड़ी खुशी भी बेमाने हो जाती है, और ये बात इससे बेहतर भी कोई नहीं जानता था। 2 दिन बाद इसकी ज़िंदगी का नया खुशियों भरा बाब शुरू होने वाला था। माइकल, जिसे वो 8 बरस से शिद्दत से चाहती आ रही थी, वो इसके साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करने जा रही थी, और यह एहसास किसी भी मोहब्बत करने वाले इंसान के लिए बेपनाह खुशी का होता है। मगर इसके बावजूद भी इसे ये खुशी अधूरी महसूस हो रही थी। रात के 12 बजे तो वो दूर से घंटे घर में घंटा बजने की आवाज़ सुनाई दी। सर्दियों के दिन थे, इसलिए कैट ने शिद्दत से लॉन्ग बूट और लेदर की जैकेट पहन रखी थी और पूरा बंगला पुरस्कार सन्नाटे में डूबा हुआ था। सिर्फ चंद एक लाइट सी जल रही थी। वो चंद लाइट इसने बड़े बंगले की तारीखी दूर करने से कासिर थी, और बंगले के पिछले जानिब बाग के कोने में एक बल्ब जल रहा था, जो 10 किनाल के बाग के हिसाब से ना होने के बराबर था। चांद की शुरू की तारीखें थी, इसलिए अंधेरा मामूल से कुछ ज़्यादा ही था, और फिर ऊपर से होने वाली धुंध ने रही सही कसर भी पूरी कर दी थी। कैट को जब नींद आने लगी तो वो बागीचे के दरमियान में मौजूद बेंच पे से उठ खड़ी हुई, और इसने वापस जाने के बारे में जैसे ही सोचा, अचानक बाग के कोने में लगे बल्ब की रोशनी कम होने लगी, और साथ ही इसे आवाज़ आने लगी जैसे बल्ब स्पार्किंग कर रहा हो। ये कैट हैरत से अचानक ख़राब होने वाले बल्ब को देखने लगी, जिसकी रोशनी कभी कम और कभी ज़्यादा हो रही थी। कैट आहिस्ते आहिस्ते चलती हुई बल्ब के पास आके इसे हैरत से देखने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो इसकी ख़राबी की वजह जान पाती, बल्ब की रोशनी एकदम इतनी तेज़ हुई कि कैट को अपनी आंखों पे हाथ रखना पड़ा, और इसके साथ ही बल्ब धमाके से फट गया और बागीचे में एकदम अंधेरा छा गया। उफ़, क्या मुसीबत है, इसे भी अभी ख़राब होना था। कैट बड़बड़ाई और जैकेट की जेब से अपना सेल फ़ोन निकाला, इसकी टॉर्च ऑन की और वापसी के लिए मुड़ी। वो अभी चंद कदम ही चली थी कि इसे अपने पीछे आहट महसूस हुई, तो वो एकदम मुड़ी। कौन है? इसने अपनी बेतरतीब धड़कनों पे काबू पाते हुए कहा, मगर इससे बिखरे हुए खुश्क पत्तों के अलावा कुछ नज़र ना आया। इसने अपना वहम जाना और फिर चल पड़ी, मगर इस बार वो 2 कदम ही चली थी कि इसे फिर आहट महसूस हुई, और इस बार तो इसने बाकायदा पत्तों की आवाज़ सुनी, जैसे कोई इसके पीछे धीमी चाल चल के आ रहा हो। वो मुड़ी और मोबाइल की टॉर्च की रोशनी से इर्द गिर्द देखने लगी। कौन? इस बार इसके लहजे में लर्जिश थी, मगर इसकी बात का किसी ने जवाब ना दिया। वहाँ था तो सिर्फ पुरहोल सन्नाटा। वो मुड़ी और इस बार इसके कदम तेज़ कदमों से चलने लगी, क्योंकि अब इसे खौफ का एहसास होने लगा था। तेज़ चलने की वजह से इसका पाँव किसी चीज़ से उलझा और वो बुरी तरह से गिरी। मोबाइल इसके हाथ से निकल के दूर जा गिरा, मगर इसकी रोशनी का रुख इसकी तरफ था। इसे महसूस हुआ कि किसी ने इसका हाथ पकड़ लिया है। बरगद के दरख्त की एक जड़ लिपटी इसके फिर गौर करने पे मालूम हुआ कि बरगद के दरख्त की एक जड़ खुद ब खुद इसके पाँव के गिर्द किसी सांप की तरह बल खा के इसका पाँव जकड़ने लगी। तो कैट की आंखें ये मंजर देख के खौफ से फैल गईं, और इसने फ़ौरन घबरा कर अपने लॉन्ग बूट का तस्मा खोला, अपना पैर बूट से बाहर निकाल लिया।
इसका पैर आज़ाद हो गया और बंगले की जानिब भागी खड़ी हुई। इसे अपने पीछे बेपनाह पत्तों की खड़खड़ाहट और टहनियों के चीखने की आवाज़ें सुनाई दीं तो इसने भागते भागते मुड़ के देखा तो मारे खौफ के इसकी जान निकल गई, क्योंकि अब तो बरगद का दरख्त तेज़ी से इसके पीछे आ रहा था। ये देख के वो और तेज़ी से भागने लगी और दौड़ते दौड़ते गैलरी में घुसी तो गैलरी की दीवार पे लगी पेंटिंग की तस्वीर दरख्त की शाखें लगने की वजह से गिर गई। कैट दौड़ती हुई अपने कमरे में दाखिल हुई और अंदर दाखिल होते इसने तेज़ी से दरवाज़ा लॉक कर दिया और जल्दी से बेड पे चढ़ के कंबल ओढ़ लिया। दरवाज़ा मजबूत लकड़ी से बना था, इसलिए इसे तोड़ना आसान ना था। थोड़ी देर बाद यकदम दरवाज़ा हिलना बंद हो गया। कैट मुकम्मल कंबल के हटा के दरवाजे को गौर से देखने लगी। इसका अंग अंग पसीने में डूबा हुआ कांप रहा था। शायद वो चला गया, कैट ने थूक निकलते हुए सोचा, मगर इससे पहले कि कुछ और सोचती, इसकी पुश्त पर मौजूद खिड़की जो बागीचे की जानिब खुलती थी एक धमाके से टूट के अंदर गिरी तो कैट ने पलट के देखा और इसके साथ ही पूरा बंगला इसकी दिलजोर चीखों से गूंज उठा। रेलवे स्टेशन पे जैसे ही ट्रेन रुकी तो ट्रेन का खुदकार दरवाज़ा खुला और एक नौजवान सूटकेस लिए उतरा। इसके उतरते ही ट्रेन का दरवाज़ा बंद हुआ और ट्रेन एक बार फिर चल पड़ी। इस स्टेशन का वो इकलौता मुसाफिर था। स्टेशन सुनसान था और वहाँ का अमला भी गायब था। शायद उन्हें भी यहाँ किसी के आने की तवक्को नहीं थी, इसलिए वो भी कहीं दुपक के सो रहे थे। वैसे भी शदीद सर्दियों का मौसम था, ऊपर से रात का पहरी रही सही तूफ़ानी बारिश ने पूरी कर दी थी। नौजवान सिया रंग के 3 पीस सूट में मलबूस था, बाल बिखरे हुए थे, शेप हल्की बड़ी हुई थी। सूट में जर्द भी और शिकन नहीं थी, लेकिन इसे बेतरतीबी से पहन रखा था। शर्ट के अगले 2 बटन खुले हुए थे, टाई ढीली होके गले में झूल झूल रही थी। चेहरे का रंग सफ़ेद था, मगर इसमें पिलाहट का शुबा होता था। आँखों के गिर्द सिया हल्के थे और आंखें ऐसी सुर्ख थीं जैसे वो काफ़ी दिनों से ना सोया हो। मजमूई तौर पे वो काफ़ी हैंडसम नौजवान था। इसने जेब से सिगरेट की डिब्बी निकाल के इसमें से सिगरेट निकाली और लाइटर की मदद से सिगरेट सुलगाई और सूटकेस उठा के बारिश की परवाह किए बगैर चल पड़ा। सड़क पर हू का आलम था और सड़क के किनारे सच लाइट न होने की वजह से रास्ता देखना किसी आम आदमी के लिए काफ़ी मुश्किल था। लेकिन वो इस तरह के हालात का आदी मालूम होता था, इसलिए बेफिक्री से सिगरेट फूंकते चला आ रहा था। बादलों की चमक से कभी कभी माहौल रोशन होता, फिर घुप अंधेरा छा जाता। तेज़ बारिश और सर्दी की शिद्दत को यूं नज़रअंदाज किए चला आ रहा था जैसे ये सब चीज़ें इसके लिए मायने न रखती हों। 3 किलोमीटर यूं ही पैदल चलने के बाद वो एक बड़े बंगले के गेट पे पहुंचा। ब्राउन विला में इसने गेट पे लगी तख्ती को ज़ेरे लब पढ़ा और सिगरेट का आखिरी कश लगा के इसे फेंक दिया और गेट पे लगी बेल बजाई तो चल नमो बाद एक गार्ड ने बाहर झांका। कौन हो तुम? गार्ड ने सख्ती से पूछा, मगर नौजवान ने कोई जवाब न दिया क्योंकि वो नई सिगरेट सुलगाने में मसरूफ़ था। मैंने पूछा कौन हो तुम? गार्ड ने और सख्ती से पूछा। जानविक, नौजवान ने बेफिक्री से धुआं उड़ाते हुए कहा। जो भी हो, जाओ यहाँ से, ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, गार्ड ने कहा। गेट बंद करना चाहा, मगर गेट बंद ना हुआ तो गार्ड ने हैरत से नौजवान को देखा जिसने गेट के दरमियान पाँव रख दिया था। इतनी भी क्या जल्दी है मेरे दोस्त? नौजवान ने मुस्कुरा के कहा। इससे पहले कि गार्ड इसे कोई जवाब देता, अंदर से एक खुश शक्ल नौजवान बाहर निकला। कहीं आप ही जानविक तो नहीं? नौजवान ने सवालिया अंदाज में पूछा। तो क्या मुझसे पहले भी इस नाम का कोई आदमी यहाँ आया था? जान ने सिगरेट का गहरा कश लगाते हुए कहा। ओह सॉरी, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप प्लीज़ अंदर आ जाएं, बाहर आने वाले नौजवान ने शर्मिंदगी से कहा और जॉन को लिए अंदर दाखिल हुआ। आपने अपने आने की अगर पहले इतला दी होती तो मैं खुद आपको लेने स्टेशन पहुंच जाता। आपका कोई फ़ोन नंबर भी नहीं था। साथ वाले गिरजाघर के पादरी के कहने पे हमने शहर के चर्च को आपके नाम ख़त लिखा। वैसे हैरत है, आप टेक्नोलॉजी के इस दौर में भी मोबाइल नहीं रखते।
नौजवान ने हैरानगी से कहा, हाँ, मुझे हर इस चीज़ से नफ़रत है जो इंसान का सुकून बर्बाद कर दे। जान ने सिगरेट पीते हुए कहा तो नौजवान ने सर हिला दिया और इसे लिए एक बड़े से कमरे में दाखिल हुआ। ये रहा आपका कमरा, साथ में अटैच बात है। आप ऐसा करें, नहा लें, आपके कपड़े गीले हो चुके हैं, मैं ये सूखने के लिए दे देता हूँ। आपके पास कोई और सूट हो तो पहन लें, अगर नहीं है तो मैं अभी भिजवा देता हूँ। नौजवान ने कहा, नहीं, मेरे ख्याल में मैं पहले ही काफ़ी नहा चुका हूँ। जान ने कमरे का जायज़ा लेते हुए कहा, ओके, तो फिर मैं खाना लगवा देता हूँ। नौजवान ने कहा, पहले तो तुम अपना नाम बताओ। मिस्टर माइकल। माइकल है नाम मेरा, और मैं सर ब्राउन का पोता हूँ। नौजवान ने कहा, ओके माइकल, हम खाना बाद में खाएंगे, पहले मुझे ज़रा इस तरफ ले जाओ। जान ने कहा, क्या अभी? मेरे ख्याल में मैं आपको पहले कुछ खा लेना चाहिए। माइकल ने कहा, देखो माइकल, अगर तुम्हें ये लगता है इसे देखकर मेरी भूख उड़ जाएगी तो तुम गलत हो। ये मेरा रोज़ का काम है और मैं हर रोज़ कुछ देखता हूँ जिसके बारे में तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। जान ने कहा, ओके, जैसे आपकी मर्ज़ी। माइकल ने कंधे उचकाते हुए कहा और जान को साथ लेके एक जानिब बढ़ गया। मुख्तलिफ राहदरियों से गुजरने के बाद वो एक कमरे के दरवाजे पे रुक के दरवाज़ा खोला और एक अधेड़ उम्र शख्स के साथ एक डॉक्टर बाहर निकला। आप बेफिक्र रहें डेनिस साहब, मैंने इसे बेहोशी की हाई डोज दे दी है और मुझे उम्मीद है वो सुबह से पहले नहीं उठेगी। डॉक्टर ने अधेड़ उम्र आदमी को मुखातिब करके कहा, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ओके, अब मैं चलता हूँ, डॉक्टर ने कहा और वहाँ से चला गया। इनसे मिलें डैड, ये मिस्टर जानविक हैं और वही जिनको हमने फादर के कहने पे ख़त लिखा था। तुम मुझे सिर्फ जान बुला सकते हो। जान ने माइकल को टोकते हुए कहा, ओके, और ये है मेरे डैड डेनिस। माइकल ने अधेड़ उम्र शख्स का तारुफ करवाया। आपसे मिलकर खुशी हुई। जान ने डेनिस से मुसाफा करते हुए कहा, मुझे भी खुशी हुई आपसे मिलकर, मगर डेनिस ने कहा तो जान के होंठों पे मुस्कुराहट ठहर गई। मगर से तो आप ये सोच रहे हैं कि मैं किसी पादरी की तरह नज़र आता हूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है डेनिस साहब, मुझे ऐसे हुलिया और पहनावे में कोई दिलचस्पी नहीं। जान ने मुस्कुराते हुए कहा, ओहो, ऐसा नहीं है, डेनिस ने शर्मिंदा होकर कहा। तो अंदर चलें? जान ने कहा। क्यों नहीं, माइकल ने कहा और दरवाजे पर दबाव बढ़ाया तो दरवाज़ा बेआवाज़ अंदाज में खुलता चला गया और वो तीनों अंदर दाखिल हो गए। कमरा खासा बड़ा था और इसके इकलौते बेड पे एक इंतहाई खूबसूरत लड़की बेखुद होके लेटी हुई थी और इसके हाथ पांव रस्सियों की मदद से बेड के कोने से बंधे हुए थे। आप तो जानते हैं इन हालात में हमारे पास और कोई चारा नहीं था। डेनिस ने कदरे शर्मिंदगी से कहा, कोई बात नहीं, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ। आपने इसे बांध के अच्छा किया। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपना काम शुरू करूं। उम्मीद है अब तो आप आदी हो चुके होंगे इन हालात के, लेकिन फिर आप बाहर जाना चाहें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। जान ने कहा, हाँ, मैं बाहर जाना चाहूँगा क्योंकि मैं हार्ट पेशेंट हूँ। मेरे ख्याल में मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं। क्योंकि बेटा, तुम भी बाहर आना चाहोगे? डेनिस ने माइकल को मुखातिब किया। नहीं डैड, मैं यहीं रुकूंगा, माइकल ने उदास लहजे में कहा। तो डेनिस सर झुका के बाहर निकल गया। दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दो, जान ने माइकल को कहा तो इसने दरवाज़ा लॉक कर दिया। वैसे तो तुम अभी भी जा सकते हो, ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें अपने फ़ैसले पे पछतावा हो। जान ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपने जो करना है करें, माइकल ने मजबूत लहजे में कहा। ओके, जान ने कहा और बैठ के बाएं जानिब खड़ा होके लंबी लंबी सांसें लेने लगा। माइकल धड़कते दिल से इसे और कभी बेड पे लेटी लड़की को देख रहा था जो अभी भी बेसुध पड़ी थी। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।